नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मुगल की जो श्रृंखला हम चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की। हमने अपने पिछले लेक्चर में हुमायूं के विषय में जाना था और मैंने हुमायूं के बारे में आपको पूरा विस्तृत जो जानकारी दी थी उसमें बीच में ही शेर शाह सूरी का शासनकाल आ जाता है 1540 में। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि कब जो शेर शाह सूरी है वो किस तरह से एक सिपाही से लेके एक सिपाही के सरदार और फिर एक बड़े से राज्य का स्वामी बन जाता है 1540 के युद्ध के बाद। 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी हुमायूं का, जब मैंने लेक्चर डाला था, यदि आपने वो ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हुमायूं किस तरह से हार जाता है शेरशाह सूरी से, इसकी हमने बात की थी। फिर हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के किस तरह से भारत से बाहर चला जाता है, किन परिस्थितियों में उसको बाहर जाना पड़ता है। और इसके बाद जो शेरशाह सूरी है वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना करता है, सूर्यवंश की स्थापना करता है। और इसका जो साम्राज्य है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगर देखा जाए तो बाबर से भी बड़ा है और हुमायूं से भी बड़ा एक साम्राज्य ये स्थापित करता है। और इसी को हम बोलते हैं द्वितीय अफगान वंश। द्वितीय अफगान वंश क्यों बोला गया? क्योंकि जो प्रथम अफगान वंश था वो आपको पता होगा कि जो इससे पहले लोदी वंश थे, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, ये प्रथम अफगान वंश था। और द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश है जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की है। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे, इसका जीवन परिचय देखते हैं सबसे पहले, और किस तरह से ये धीरे धीरे करते हुए पदोन्नति पाता हुआ, किस तरह से छोटे छोटे युद्धों को जीतता हुआ एक संपूर्ण भारत का स्वामी बन जाता है। इसका बचपन का नाम शेरशाह नहीं था, शेरशाह इसकी उपाधि है जो इसने कन्नौज के युद्ध के बाद ली है। और इसका बचपन का नाम है फरीद। नरनौल में इसका जन्म होता है, हरियाणा में एक छोटा सा जिला है नरनौल, वहां पे इसका जन्म हुआ है। और इसके पिता का नाम है हसन सूर। जो इसके दादा थे इब्राहिम सूर, यानी कि हसन सूर के जो पिता थे वो एक घोड़े के व्यापारी थे और वो बहलोल लोदी के काल में भारत आए थे अफगानिस्तान से। तो इब्राहिम सूर जो था उसका आरंभिक संरक्षक जमाल खान सारंग खानी था, जिसने इब्राहिम सूर को 40 घुड़सवार रखने की पहले तो अनुमति दे दी। फिर इब्राहिम सूर के मरने पर जो उसका बेटा है हसन सूर, यानी कि जो शेरशाह सूरी का जो बाप है हसन सूर, उसको नरनौल परगने का हाकिम बना दिया गया। तो वहीं नरनौल में इसका जन्म होता है शेरशाह सूरी का। और जन्म तिथि के विषय में थोड़ा सा डिबेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे तारीख नहीं डाली है। हालांकि कुछ इतिहासकार बोलते हैं 1486 से 89 के बीच में हुआ है, जिस समय बहलोल लोदी का लगभग लगभग अंत हो रहा है उसी समय शेरशाह सूरी का जन्म होता है। जमाल खान की जब मौत हो जाती है उसके बाद उसके बेटे अहमद खान जो है उसने हसन सूर को सहसाराम की जागीर दी, जो कि बिहार में एक जागीर है इस समय सल्तनत काल में। तो सहसाराम में एक जागीर दी और 500 घुड़सवार रखने की अनुमति दे दी, जो एक बहुत बड़ी पदोन्नति थी। फरीद जो है इसकी अपने पिता से कभी नहीं बनती थी और ये नाराज होकर पिता से अपने जौनपुर चला जाता है और वहाँ पे आरंभिक शिक्षा ये प्राप्त करता है फरीद, जो आगे चल के शेरशाह बनता है, शेर खां बनता है। और ना बनने का जो रीज़न था वो ये था कि इसके जो पिता था हसन सूर, वो इसकी माँ की जगह किसी दूसरी स्त्री को रखना चाहता था और उसी के साथ रहता था और इसकी माँ को बहुत नज़रअंदाज करता था। इसीलिए फरीद जो है, क्योंकि वो एक मतलब अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी माँ की जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ममाज बॉय टाइप का है। तो ये अपने पिता से इसकी लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, छोड़ छाड़ के चला जाता है। पिता से समझौता हो जाता है बाद में। तो ये सहसाराम का प्रशासन जो है वो उसको देखता है, सहसाराम के प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और यहीं से हमको पता चलता है कि इसका जो प्रशासनिक जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसीलिए शायद इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने इसको अकबर का गुरु कहा है। अभी ये जरूर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, लेकिन हम इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता यह है कि जब ये प्रशासन अच्छी तरह संभाल रहा होता है तो इसके जो भाई, जो सौतेले भाई वगैरह हैं और जो इसके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, उनमें जलन पैदा होती है, वो साजिश रचते हैं और साजिश के चलते इससे ये जो जागीर है वो छीन ली जाती है। लेकिन जब हसन सूर की मौत हो जाती है तो इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत पर उस समय काबिज है, वो शेरशाह को सहसाराम की जागीर दे देता है। अब आधुनिक इतिहासकार तनुंगो कहते हैं कि जो बहार खान है, बहार खान एक अधिकारी है, उसकी सेवा करने की वजह से फरीद को शेर खां की उपाधि दी गई थी। लेकिन अफगान इतिहासकारों का मानना यह है कि इसने एक शेर को मारा था और इसलिए इसको शेर खान की उपाधि मिली। तो अब ये शेर खान की उपाधि मिल जाती है, फरीद से इसका नाम हो जाता है शेर खान। और इस तरह से जब बाबर जिस समय भारत में आ रहा होता है उस समय शेर शाह जो है वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका होता है। शेर शाह का अब मुगल के साथ क्या किस तरह संबंध बनता है? सबसे पहले तो चंदेरी का जो युद्ध है जो बाबर ने लड़ा था, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी ने लड़ाई लड़ी थी, मतलब जो शेरशाह सूरी है वो मुगलों के साथ था।
बाबर ने हुमायूं को इसी युद्ध में चेतावनी भी दी थी कि ये जो अफगान है बहुत चालाक है और इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और शायद हुमायूं ने ये जो चेतावनी थी उसके ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया अच्छे से, और उसने शेरशाह सूरी को बहुत हल्के में तौला और इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा कन्नौज के युद्ध में। शेरशाह जो है वो बिहार में जाके महमूद लोदी से जा मिलता है, जो कि लोदी वंश के समाप्त होने के बाद महमूद लोदी ने बिहार पे क्योंकि कब्जा कर रखा था तो महमूद लोदी से जा मिलता है। और जब बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया तब शेरशाह फिर से बाबर की शरण में आ जाता है। तो शेरशाह सूरी जो है ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस वाली पॉलिसी स्टार्टिंग से लेके चलता है कि जब देखता है पावर का जो जो शक्ति संतुलन है वो किस तरफ जा रहा है वो उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब हमने हुमायूं के बारे में बात की थी कि किस तरह से हुमायूं जब जाता है युद्ध लड़ने बायजीद के विरुद्ध तो शेरशाह सूरी जो है अफगानों का साथ नहीं देता, वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा होता है। तो बाबर ने इसको दक्षिण बिहार का शासक नियुक्त किया शेरशाह सूरी को, और इसने हजरत अला की उपाधि धारण की। उपाधियां नेट के एग्जाम में बहुत पीछे आती हैं तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं आप। हजरत अला की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी ने। बाबर ने जब इसको दक्षिण बिहार का प्रशासक नियुक्त किया उसके बाद मोहम्मद खान की मृत्यु जाती है। मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद जो शेरशाह है उसने मोहम्मद खान की पत्नी का विश्वास जीता और उसके नाबालिग बेटे का संरक्षक बनके पूरी बिहार की राजनीति पे कब्जा कर लिया। इसी तरह से 1530 में चुनार किले के हवलदार की मौत के बाद उसकी एक विधवा है लाड मलका, उससे ये विवाह करता है। लाड मलका से विवाह करके वहां पे बहुत असीम संपत्ति इसके हाथ लगती है, और साथ ही साथ जो चुनार का किला है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो ये जब चुनार के किले पे अपना कब्जा कर लेता है तो हुमायूं को बहुत समय लग जाता है इसको चुनार के किले से भगाने में। तो ये क्योंकि किला ही बहुत मजबूत है, संपत्ति भी बहुत ज्यादा है, तो इस संपत्ति से ही उसने बहुत बड़ी एक सेना खड़ी करना शुरू कर दिया। 1534 में शेरशाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक महमूद को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महमूद को हराया बंगाल के शासक को। इसके बाद आगे चल के बंगाल में एक और युद्ध करेगा ये। तो हम देखते हैं सूर साम्राज्य की जो स्थापना हो गई है। अभी तक जो मैंने बताया आपको मोटा मोटा एक बैकग्राउंड था, और इसके बाद हालांकि मैंने जो पूरी कहानी शेरशाह और हुमायूं की जो पूरी जंग है ये इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में हरा देता है 1540 में, इसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इससे पहले एक चौसा का युद्ध भी होता है जिसमें पूरी तरह से उसको हराता है, और किस तरह से हुमायूं के भाई जो है उसका साथ नहीं देते और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। तो इसके बाद शेरशाह सूरी जो है अपना राज्यभिषेक कराता है, और अभी तक ये शेर खान था। इससे पहले हमने देखा कि वो फरीद उसका नाम है, उसका शेर खान की उपाधि उसको मिलती है। तो अभी तक ये शेर खान था, लेकिन जब ये कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराता है उसके बाद ये उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी की, शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो शेरशाह की उपाधि धारण करके अपने को जो है वो सुल्तान घोषित कर देता है। इसके बाद हुमायूं के भाई कामरान से ये पंजाब जीतता है और मुगलों के जो समर्थक है गोखर उनको हराता है। तो पश्चिमोत्तर की जो प्रांत है उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता है। सिंध और जो लाहौर का इलाका है वो सब इसके नियंत्रण में आ जाता है। और पश्चिमोत्तर प्रांतों की रक्षा के लिए एक जिला है रोहतास, वहां पे किले का निर्माण कराता है, जिसका निर्माण कार्य जो है वो टोडरमल खत्री को सौंपा गया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, टोडरमल खत्री। और कई बार पूछा जाता है रोहतास किले का निर्माण कार्य जो है ये शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बंगाल के शासक खिज्र खां को हराकर उसको 19 जिलों में बांटता है, और यहाँ पे फिर इसकी प्रशासनिक जो सूझबूझ है उसका हमको दर्शन देखने को मिलता है। अब शेरशाह के कुछ अभियान हैं मोटे मोटे, जिसकी वजह से उसने भारत में जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वो किस तरह से बड़ा सा एक साम्राज्य स्थापित किया था। तो सबसे पहले 1541-42 में मालवा पे आक्रमण करता है, उसको जीतता है। लेकिन बहुत से हिंदू राजाओं को अपने अपने इलाकों में शासन करने के लिए ये छोड़ देता है। मालवा के बाद मारवाड़ की बारी आती है, जहां का शासक था मालदेव। अच्छा, मालदेव की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि मालदेव जो है वो अपने विस्तारवाद नीति में अंधाधुंध एकदम लगा हुआ था, और इसी की वजह से वो अपने अजमेर, मेड़ता और जोधपुर के जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत भी कराता है। कहीं ना कहीं उसको डर था कि शेरशाह सूरी आएगा, अटैक करेगा। तो विस्तारवाद नीति जो अपना रहा होता है उसकी वजह से जितना भी राजपुताना है वो पूरा का पूरा मालदेव के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। और अगेंस्ट में तो खड़ा होता ही होता है, यहाँ तक नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो जाके शेरशाह सूरी की हेल्प करते हैं, शेरशाह सूरी से जाके मिल जाते हैं। तो शेरशाह ने मालदेव को संदेश भेजा था। पहले तो मालदेव ने गलती ये करी थी कि उसने हुमायूं को आमंत्रित कर दिया था कि आके उसके राज्य में शरण ले ले। तो शेरशाह सूरी मालदेव को संदेश भेजता है कि अगर मालदेव जोधपुर की तरफ बढ़ रहे हुमायूं को भगा दे या फिर उसे बंदी बना ले तो शेरशाह उसके बीकानेर पर कब्जे को मान्यता दे देगा। तो अब बीकानेर पे जो कब्जा था उसको मान्यता दे रहा है शेरशाह। और क्यों दे रहा है? क्योंकि बीकानेर
पे जो इसने कब्जा किया है मालदेव ने, और वहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी जो भी राजा वगैरह हैं वो सब शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। और शेरशाह सूरी जो है पहले ही चाहता है किस पे, मेवाड़ पे अटैक करना, सॉरी मारवाड़ पे अटैक करना। तो इस तरह से ये एक संदेश नहीं बल्कि एक धमकी था मालदेव के लिए, और मालदेव को खतरे का एहसास था कि अगर शेरशाह सूरी जो अटैक करेगा तो उसके पास इतने संसाधन है, क्योंकि बिहार और पंजाब जिसके पास जिसके अधिकार क्षेत्र में है उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो मालदेव को लगा कि संसाधन बहुत ज़्यादा है, संपत्ति धन संपदा सब कुछ है, और जो राजपुताने के कुछ अधिकारी और कुछ छोटे छोटे राजा हैं वो भी शेरशाह सूरी की तरफ से खड़े हुए हैं। तो उसने सोचा कि भाई हुमायूं को क्यों फालतू बुलाना, हुमायूं को जाने दो, क्यों मैं फालतू में अपनी नैया डुबाऊं। तो उसने हुमायूं को वहां से भगा दिया 1543 में। लेकिन शेरशाह ने सेना, बड़ी सी एक सेना लेकर जोधपुर और अजमेर के किलों पर कब्जा कर लिया और मालदेव ने सिवाना में जाके शरण ली। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग ये है कि मालदेव जब चाहता था कि इस समय हमको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जो उसके राजपूताना जो सैनिक थे, जो राजपूत सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजपूतों में पीछे हटना जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है, उनको मरना ज़्यादा पसंद होता है। और इसी वीरता को देख के ये जो युद्ध हुआ और ये जो मालदेव के साथ ये जो समीकरण बैठा, राजपूतों की इसी वीरता को देख के शेरशाह सूरी ने यहीं पे कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए दिल्ली गंवा दिया होता। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है पीजीटी और नेट के एग्जाम्स में कि ये स्टेटमेंट किसका है, मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए दिल्ली गंवा दिया होता। तो किस उपलक्ष्य में है ये आपको समझ में अगर आ जाता है तो आपको दिमाग में हमेशा बना रहेगा। और इसके बाद जो शेरशाह सूरी है उसने मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ा, तो जो राणा उदय था मेवाड़ में, उसने चित्तौड़ देकर सुलह कर ली। और इसके बाद चंदेरी का राजा है पूरनमल, चंदेरी का राजा पूरनमल है, उसको लेकिन विश्वासघात से हराया है शेरशाह सूरी ने। और ये शेरशाह सूरी के सभी अभियानों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है। इतिहासकार इसको बोलते हैं कि यही एक ऐसा युद्ध था जहां पे उसने विश्वासघात का इस्तेमाल किया और यहाँ पे उसने वचन को तोड़ा। होता यह है कि वो घेरा डालता है चंदेरी का और काफ़ी समय बीत जाता है, तो इस घेरे डालने के बाद इसको जीत नहीं मिलती, लेकिन चंदेरी का जो राजा है पूरनमल, वो एक तरह से ट्रीटी के लिए, एक संधि के लिए बाहर आता है और बोलता है कि, तो जो शेरशाह सूरी है वो उसको प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे, और लेकिन होता यह है कि उसके पूरे परिवार की वो हत्या करवा देता है। तो ये वचन तोड़ के हत्या करवाना है और विश्वासघात से चंदेरी के राजा पूरनमल को हराया। इस तरह से चंदेरी भी जो है वो उसके कब्जे में आ जाता है। तो लगभग पूरा मालवा, बिहार, बंगाल और बहुत हद तक राजपूताना, पंजाब, सिंध और हरियाणा, ये सारा का सारा उसके राज्य में उसकी सीमा बन जाता है। आखिरी विजय उसकी जो है कलिंजर विजय है, और कलिंजर विजय में ही इसकी मृत्यु होती है। ये इसका अंतिम अभियान था। कलिंजर का जो शासक था वो है चंदेल वंशी कीरत सिंह। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो समकालीन राजा कौन किसका समकालीन है। अब जैसे आपसे बोल देगा शेरशाह सूरी का नाम देगा और 4-5 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें शेरशाह सूरी के समकालीन राजा कौन कौन है। चंदेल वंशी कीरत सिंह आपको नाम याद रखना है, मालदेव याद रखना है, राणा उदय सिंह याद रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मई 1545 का समय था। काफी दिन तक घेरा डालने के बाद भी शेरशाह ये किला जीत नहीं सका, कलिंजर का जो किला था। तो एक योजना बनाई गई कि बारूद से इस किले को उड़ा दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि बारूद का एक ढेर रखा हुआ था, वहीं पे बगल में शेरशाह सूरी खड़ा था, और जब बारूद का एक गोला जब फेंका गया तो वो बजाय इसके कि वो किले पे जाए बल्कि वो ढेर पे जाके गिर जाता है, और वहां पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी वजह से शेरशाह सूरी जो है वो घायल हो जाता है। तो ये जो बारूद का गोला है इसको उक्का बोला जाता है, एक तरह का रॉकेट टाइप का है। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो रॉकेट जैसे होते हैं उस तरह का कुछ होता है। तो इसमें विस्फोट होता है और घायल हो जाता है शेरशाह सूरी। लेकिन घायल होने के बाद भी ये हुक्म देता है कि इस किले को जीत लिया जाए, और ये किला जो है ये शाम तक जीत लिया भी जाता है। और जैसे ही किला जीता जाता है उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलिंजर, क्योंकि यहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। और शेरशाह की जब मृत्यु होती है उसके बाद उसका बेटा जलाल खान गद्दी पे बैठता है और इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। तो इस्लाम शाह के नाम से 9 साल शासन करता है, लेकिन अधिकतर समय इसका जो है वो अपने बड़े भाई आदिल खान के साथ युद्ध में बीतता है। गृह युद्ध छिड़ा होता है, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है वो मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे आदिल खान को बना के जाता है। लेकिन आदिल खान जो है वो बहुत ज़्यादा विलासिता में डूबा रहता है, जिसकी वजह से जितने भी इसके अधिकारी गण हैं या जितने भी सरदार हैं वो सब जो है वो सहमति देते हैं कि जलाल खान को गद्दी पे बैठा दिया जाए। तो आदिल खान को जो इस्लाम शाह है वो मरवा देता है। इस्लाम शाह की खुद की मृत्यु 1553 में होती है बीमारी से। अब देखिए 1540 में शेरशाह सूरी बैठा था, उसने 1545 तक शासन किया 5 साल, और इसने 9 साल शासन किया है। तो यही मोटा मोटा अगर देखें तो
जो साम्राज्य था उसका मोटा मोटा शासन इन्हीं लोगों ने किया, दोनों लोगों ने। और इसमें प्रशासनिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी की है। हालांकि कुछ फेरबदल जो है वो इस्लाम शाह के समय में भी होते हैं, जिसकी हम आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम शाह के समय में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुए। हालांकि शेरशाह सूरी के समय में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ें हुई हैं, जिसकी हम चर्चा अपने अगले लेक्चर में अलग से करेंगे। तो इस्लाम शाह जो है ये अफगानी परंपरा के विरुद्ध सुल्तान की गरिमा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। तो अफगानी परंपरा क्या है? अफगानी परंपरा मैंने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि उनका जो राजत्व का सिद्धांत है वो किस तरह से है, किस तरह से उसमें मसनद आली का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब जो राजा है और जो उसके बाकी सरदार हैं, वो राजा अपने को सर्वोपरि नहीं समझता, वहां पे जो सुल्तान है सर्वोपरि नहीं समझता, बल्कि जो सरदार हैं वो अपने आप उनमें एक तरह से वो अपने आप को राज्य का हिस्सेदार समझते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लाम शाह इस परंपरा के विरुद्ध करता है काम, और यहाँ पे ये सिजदा और पैबोस की परंपरा को फिर से शुरू करता है। और अपने जो सुल्तान के जो जूते हैं और जो टोपी है उसको रखा जाता है सिंहासन पर। जितने भी इसके उच्च अधिकारी हैं वो आके उस जूती और टोपी की सिजदा और पैबोस करते हैं। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो अफगानी परंपरा है उससे ऊपर उठ के जा रहा है, और बादशाहत का जो राजत्व का सिद्धांत है वो एक तरह से डिविनिटी की तरफ लेके जा रहा है, गौरवशाली उसको गरिमा उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इस्लाम शाह ने मेहदवी शेख अलाई को भी मृत्युदंड दिया है, और इसने सिपाहियों को जागीर की जगह नगद वेतन देने का भी प्रयास किया। हालांकि बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, और इसकी मृत्यु के बाद अफगानों में लेकिन फूट पड़ जाती है, और जो सूर साम्राज्य है वो विघटित होने लगता है, जिससे मुगलों को वापस आने का मौका मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमने हुमायूं की जब हमने बात की थी कि किस तरह से हुमायूं जो है वो निर्वासित हो गया है, उसको ईरान के शाह ने फिर किस तरह से हेल्प की है, और वो किस तरह से अपने भाइयों से युद्ध करता हुआ जो पश्चिम उत्तर प्रांत है उसको जीतता है, और उसके बाद किस तरह से वो हिंदुस्तान में दाखिल होता है दोबारा। तो उसको मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर साम्राज्य जो है वो विघटित हो गया है, अफगानों में फूट पड़ गई है। इस्लाम शाह के बाद 3 दिन के लिए फिरोज खां और फिर उसी का मामा मुबरिज खां गद्दी पर बैठता है, जो कि उपाधि धारण करता है मोहम्मद आदिल शाह की। मोहम्मद आदिल शाह जो है ये बहुत ज्यादा विलासिता में डूब जाता है, और हेमू नाम के एक बनिए को अपना पूरा साम्राज्य सौंप देता है। अब ये जो हेमू है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हेमू जो है यही विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होता है, और ये अंतिम विक्रमादित्य उपाधि रखने वाला शासक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अंतिम विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत सारे हुए हैं। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो विक्रमादित्य के नाम से मुझे तो लगता है शायद 50 से ज्यादा शासक होंगे। अगर हम छोटे छोटों को भी थोड़ा सा गिन लें तो 50 से ऊपर होंगे कहीं। तो विक्रमादित्य उपाधि रखने वाला अंतिम शासक है, और सूर साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है 12 मई 1555 को। सिकंदर शाह सूर जो उस समय दिल्ली पे काबिज था, सिकंदर शाह सूर अंतिम सूर शासक, इसको सरहिंद में हुमायूं हराता है, और वहीं पे अफगान वंश का खात्मा हो जाता है, अफगान वंश खत्म हो जाता है, और यहाँ पे फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये जो साम्राज्य की स्थापना मुगल साम्राज्य की है हुमायूं ने, इसके बाद हुमायूं बहुत दिन तक तो जीवित नहीं रहता, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, और उसके बाद अकबर बनेगा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बहुत महत्वपूर्ण अपने टॉपिक को कवर करेंगे, जो है शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें हम उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी भू राजस्व व्यवस्था, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अकबर पढ़ेंगे तो हमको शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उसकी भू राजस्व प्रणाली थी, वो सब कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी के ही एक्सटेंशन थे। ऐसा नहीं कि उसने कुछ अलग से नीति अपनी लागू कर दी, और इसीलिए शायद जो इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी सर, वो शेर शाह सूरी को अकबर का गुरु मानते हैं। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।